Good afternoon everyone. Today we are doing class 8 science हाफ ईयरली सैम्पल पेपर हम करने वाले हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। इससे मेनली क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपके एग्जाम में, तो आप इसे पूरा देखना। इसके अंदर जितने मैंने अभी क्वेश्चन पेपर कराया PT1 हाफ ईयरली के, सब कुछ कंबाइन है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे जो PT1 में आए थे। सो मतलब आप लेकर चलो कि ये पूरे क्वेश्चंस आपके एक तरीके से साइक से रहेंगे, बट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ। ये 2025 का है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। नो दैट 8th का, एंड ये केंद्रीय विद्यालय बच्चों के लिए स्पेशली है। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस एज नो दैट आप पढ़ते हो उन्हें जनरल इंस्ट्रक्शंस को। ओके, सो सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर हमें गिवन है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो एंटीबायोटिक थी, जो हमारी एंटीबायोटिक थी, उसको जो भी एंटीबायोटिक जो थी पेनिसिलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक आपकी जो है पेनिसिलिन, क्योंकि आपको जानते हो कि सबसे पहली दवाई पेनिसिलिन बनी थी। पेनिसिलिन आपकी जो दवाई है वो एंटीबायोटिक मेनली आपकी ये फंगाई से ऑब्टेन हुई थी। तो यहाँ पे पूछा गया कि किसने इसको डिस्कवर करा। सो आपको याद रखना है कौन सी किसने दवाई को करा। रोबोट हुक ने आप क्या करा, लुइस पैस्चर ने क्या करा है, ओल्ड कोर्स का लुइस पैस्चर वाला, जिन्होंने पेस्चराइजेशन को फाइंड आउट करा था। एडवर्ड जेनर एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आप जानते हो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर करा था। उन्होंने फंगाई से इसे बनाया था। देखा था कि एक मोल्ड पर पेनिसिलिन जो है सभी बैक्टीरिया को मार रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है, नॉट वायरस। बी फॉर एंटीबायोटिक में बी आता है, बी फॉर बैक्टीरिया। ये याद रखना कि एंटीबायोटिक किस चीज़ के लिए होती है, बैक्टीरिया के लिए होती है, नॉट फॉर वायरस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड। नाइक्रोम वायर कॉमनली कहाँ पर यूज़ होती है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग में यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? हम जानते हैं नाइक्रोम वायर एक अच्छा हीटिंग सोर्स है, बिकॉज यहाँ पे वो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। वाई? बिकॉज रेसिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? रेसिस्टेंस की वजह से। रेसिस्टेंस मतलब आप मेनली ले सकते हैं अपोजिशन ऑफ करंट। जैसे फोर्स का अपोजिशन होता है, ऐसी करंट का भी अपोजिशन होता है। तो अपोजिशन ऑफ करंट, ठीक है, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। जब हाई रेसिस्टेंस होता है, तब हाई अपोजिशन होता है करंट का, तो नाइक्रोम वायर मेनली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। सो क्या ये गुड कंडक्टर है इस वजह से, दैट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सारे वायर्स आपके गुड कंडक्टर ही होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना सभी कंपोनेंट्स अच्छे होते हैं। जो कर सर्किट के अंदर सभी कंपोनेंट्स आपके कंडक्टर होते, तो ये तो कॉमन सी बात है, तो नहीं होगा। ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी देखता है जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट। यस, कि वो ज़्यादा हीट को जनरेट करता है एक गिवन करंट, एक गिवन टाइम पर। ये चीपर है देन कॉपर? नो। ये इंसुलेटर भी नहीं है? नो। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके MCQ में आएगा ही आएगा या फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा। इसको अच्छे से याद करना। देखो आप जानते हो पोलियो का, तो पोलियो ही हम जानते हैं। पोलियो वायरस जो हमारा पोलियो की दवाई तो उसी के लिए होती है। ये MMR आपका यहाँ पर समझ पा रहे हो, M फॉर मेलाइसिस, सेकेंड M फॉर मम्स, एंड दूसरा आपका रिबेला। इसी से हमारा पूरा बना है MMR। ठीक है, इसको आप याद रख लो। रोटा वायरस छोटे बच्चों को दिया जाता है, इससे उनको इन्फेक्शन ना लगे। BCG वायरस, सॉरी, BCG जो वैक्सीन है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस को अगेंस्ट उसके वक्त काम करते, तो BCG इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे याद रखना कि BCG कैसे याद रखोगे। देखो यहाँ पे B फॉर बी एंड C फॉर सी, समझ जाओ। ट्यूबरक्लोसिस मतलब BCG कौन सा वैक्सीन काम करता है, इस पर BCG वैक्सीन काम करती है। सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक PT1 से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं आया था, उसमें आया था कौन सा प्रोसेस नहीं होता। तो देखो हमें पूछे फर्स्ट स्टेप क्या होगा। आपको कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मिलनी है, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो पहले तो आप किसी चीज़ को, आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है या कोई चीज़ प्रोसेस में है, तो आप पहले इसको ऑब्जर्व करते हो, समझते हो कि क्या चीज़ है। जैसे हमने पूरी वाला लिया था, जब हमने पूरी को पफ अप करा था, तो हम उसको ऑब्जर्व करते कि कैसे पूरी पफ अप हो रही है। हम उसको मेमोराइज तो नहीं कर रहे थे, कंडक्ट तो नहीं कर रहे थे, पहले हम उसको ऑब्जर्व ही तो करेंगे, जब भी तो हम सभी चीज़ें कर पाएंगे। सो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पहले मेमोराइजेशन करेंगे,
उसके बाद एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वैक्सीन्स प्रोवाइड, वैक्सीनेशन में क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें टेम्परेरी रिलीफ देता है लेने से, मतलब ये हमें राहत पहुंचाता है, परमानेंट क्योर तो नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी एंटीबायोटिक परमानेंट क्योर नहीं करती है, प्रिवेंट करती है। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी के अगेंस्ट, देखो वैक्सीनेशन क्या करती है, आपने देखा होगा बचपन से आपके बहुत सारे वैक्सीन लगती हुई आ रही है। क्यों लगती हुई आ रही है? बिकॉज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है उसी एज पर कुछ डिजीजेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे हमने पोलियो पढ़ा है, तो पोलियो कब मेनली आपको 5 साल तक रहता है पोलियो, या 6-7 साल तक रहता है। वरना जब आप ऐसे 8th क्लास में आ जाओगे तो उस टाइम आपको पोलियो वायरस का कोई लक्षण नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आपको पोलियो वायरस हो गया तो पूरी ज़िंदगी रहता है। वो चीज़ बोली जा रही है कि वैक्सीन अगर हम शुरुआत में ले लेते हैं ना, तो वैक्सीन हमारा क्या होता है, बेसिकली वीक पैथोजन होता है हमारा वैक्सीन। वीक पैथोजन या सोल्यूशन आप कह सकते हैं, जिसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करा जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर, जिससे कि ये इम्यून सिस्टम तक जाए और इम्यून सिस्टम रिकॉल कर सके, मेमोराइज कर सके वो, क्योंकि वीक पैथोजन है ना, ठीक है। ये वीक पैथोजन जो है, देखो वैक्सीन आपके बहुत सारे टाइप के लगते हैं, वो वीक पैथोजन के ही टाइप्स के लगते हैं। आपको पोलियो का वैक्सीन लगा है तो पोलियो का वीक पैथोजन दिया रहता है, या तो डेड पैथोजन कह सकते हो या वीक पैथोजन कह सकते हो, जो कि आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता है। हर टाइप की वैक्सीन होता है, आपने देखा है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन होता है, पोलियो का वैक्सीन होता है, हमने मिलाइसिस का भी वैक्सीन देखा है, रोटा वायरस भी हमारा एक वैक्सीन है। सो ये क्यों डिफरेंट वैक्सीन क्यों है? बिकॉज डिफरेंट डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर आगे बढ़ते आ जाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन हमारा वीक पैथोजन होता है, जब उसको हम पहले कंज्यूम करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिकॉल करता है, सीखता है, मेमोराइज करता है उससे कैसे एक डेड या वीक पैथोजन से कैसे उसे फाइट करा। अब आगे जब रियल टाइम में हमारे पास कोई ऐसा वायरस आता है हार्मफुल, तो इम्यून सिस्टम रिकॉल करता है कि उसे कैसे फाइट करा और उसी के अगेंस्ट डिजीज़ को वो ख़त्म कर देता है। ये वैक्सीनेशन काम करती है। तो वैक्सीनेशन क्या करती है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू डिजीज़ेस की वर्क वो फाइट करते हैं। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई अ पूरी पफ्स अप व्हेन इट इज़ फ्राइड? तो कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कि हमें बताता है कि जब पूरी पफ अप होती है, जब पूरी फूलती है या फ्राई होती है, तो क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल उस पर बेस्ड है? सो हीट कॉजेज द डफ टू हार्डन एंड फॉर्म लेयर्स। क्या हीट डफ को हार्ड करने में हेल्प कर रही है? अब देखो डफ आपका हार्ड तो नहीं होता है, ठीक है, हार्ड तो नहीं होता, तो ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। बी ऑप्शन है ऑयल एंटर्स द डो। जो हम ऑयल डालते हैं वो डो के अंदर एंटर करता है, बबल्स को क्रिएट करता है। देखो बबल्स को क्रिएट नहीं करता, बबल्स आपके क्रिएट नहीं होते, वो ईस्ट के ड्यूरिंग पे क्रिएट होते हैं, एंड ऑयल क्रिएट नहीं करता, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है वाटर इनसाइड ए डो टर्न्स इनटू स्टीम। जो डो के अंदर वाटर है वो स्टीम के अंदर टर्न होता है। जब उसको गैस ऑन करते हैं, पूरी को डालते हैं, तो जो अंदर पानी थोड़ा बहुत रहता है आटे के अंदर, वो स्टीम के थ्रू वेपराइज हो जाता है और एक्सपेंड करता है पूरी को टू पफ अप। सो येस, इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जब आपका आटा होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी रहता है, उसको जब हम गैस पर रखते हैं तो वो स्टीम वेपोराइज हो जाती है एंड पूरी को पफ अप करती है, ठीक है। तो यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। डी था हमारा एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स फिल्स द पूरी। जो आसपास है, पूरी के आसपास जो हवा है वो उसको इन्फ्लेट करती है। तो नो, इट इज़ द करेक्ट नॉट करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अनिका नोटिस दैट हर कोल्ड वाटर बॉटल, अनिका ने नोटिस करा कि जो उसकी ठंडा पानी से भरा हुआ जो बॉटल है वो बाहर से, आपने देखा होगा जब आप ठंडा पानी भरते हो मेनली स्टील की बॉटल में, स्टील की बॉटल में सबसे ज़्यादा दिखता है ना, तो स्टील की बॉटल में जब आप ठंडा पानी भरते हो, बिल्कुल ठंडा चिल वाटर, तो कुछ देर बाद क्योंकि मॉइस्चर एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाता है, थोड़ा वेट सा हो जाता है। तो क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज मॉइस्चर है। सो जब उसने आउटसाइड रखा या फ्रिज के आउटसाइड रखा तो उस वो थोड़ा गीला सा हो गया। तो उसने ऐसे अपने अंदर क्या स्किल डेवलप करा जिससे कि वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज़ से डेवलप करी। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के।
तो यहाँ पे बोला है इसे क्या स्किल डेवलप करी अपने अंदर, इसकी वजह से सोचने लगी कैसा ये हुआ, कैसे हुआ। सो हाइपोथेसिस उसने नहीं क्रिएट करा। पहले तो वो क्या करेगी, मैंने आपको पहले बताया था, पहले क्या करेगी, वो ऑब्जर्व करेगी। ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो थिंक करेगी कैसे हुआ, क्योंकि एक इंसान पहले किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद वो सोचता है कैसे हुआ। सो फर्स्ट शी विल डू ऑब्जर्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी डिजीज इनमें से कम्युनिकेबल है। फर्स्ट है कैंसर, कैंसर आपका कम्युनिकेबल नहीं होता, नॉन कम्युनिकेबल होता है। क्लोराइड आपका कम्युनिकेबल डिजीज होता है। डायबिटीज इज योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। Asthma is also non-communicable. So option number C is the correct option. Cholera is your communicable disease. Question number 9 है, which of these disease is not caused by microorganism। इनमें से कौन सा डिजीज माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज नहीं होती है। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आपका बैक्टीरिया आएगा। माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू सभी डिजीज कॉज होती हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अब सही है क्वेश्चन है कि कौन सा डिजीज जो है बैक्टीरिया के थ्रू नहीं कॉज होता। तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज होता है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे नॉट बोला गया है, इसको याद ध्यान रखो, नॉट पूछा गया मतलब कौन सा डिजीज नहीं कॉज होता, तो मलेरिया तो आपका प्रोटोजोआ से कॉज होता है ना। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया मलेरिया। क्लोराइड आपका बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है। ट्यूबरक्लोसिस भी आपका बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है। मलेरिया से करेक्ट ऑप्शन, ये मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। में से कौन सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है, कि कौन सा हीटिंग प्रिंसिपल बेस पर काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फैन नहीं, इलेक्ट्रिक बेल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। बैटरी भी मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है, बट इलेक्ट्रिक हीटर आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर में वार्म देता है तो वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। में से कौन सा डिजीज वायरस के थ्रू कॉज होती है। ट्यूबरक्लोसिस आपका बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है। मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कैसे याद करना है। ठीक है, कैसे याद करना है इसे, यहाँ पे बी दे रखा है, बी फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, अभी हमने क्वेश्चन करा था। बट कोविड-19 वी नो दैट कोविड-19 एक वायरस है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द स्मॉलेस्ट माइक्रोब अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से चारों में से सबसे छोटा माइक्रोब कौन सा है। तो हम जानते हैं फंगाई को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्रेड मोल्ड हमें दिखता है, ब्रेड पर फंगाई दिखती है ना हमें ग्रीनिश, तो हम तो देख पा रहे हैं उसे। बैक्टीरिया भी हम देख पाते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ भी, बट वायरस हम नहीं देख पाते। ठीक है, वायरस नोटिसेबल नहीं है। ठीक है, सो वायरस सबसे ज़्यादा छोटा है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया छोटा है, उसके बाद प्रोटोजोआ एंड देन फंगाई। ठीक है, सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा माइक्रोब कौन सा ऑब्जर्वेबल है, तो फंगाई है, सबसे छोटा आपका वायरस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ठीक है, उसका पार्ट है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 जो हमारे क्वेश्चन 13 और 15 है, 13 से लेकर 15 तक, यहाँ तक यहाँ पे बोला जा रहा है ये एसरेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। सो अ स्टेटमेंट ऑफ एसरेशन फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सभी क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन लिखने होंगे। 13 देखते हैं अपना। सो एसरेशन है, ईस्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, हम ईस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री पे यूज़ करते हैं, ये तो ट्रू है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि ईस्ट, क्योंकि ईस्ट प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जिसके थ्रू हमारा एक बेकरी बनती है। ठीक है, हमारा कोई हम ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमारा ब्रेड फूलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम, लेकिन ये एक तरीके से इसकी रीजनरेशन नहीं है, बिकॉज हमें पूछे गए बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, यहाँ पे फर्मेंटेशन आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दोगे, दोनों ट्रू तो हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी कर दोगे कि एसोलेशन रीज़न ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट जो है रीज़न के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन लिख देना। यहाँ पे पूछा है, बोला गया कि ईस्ट को हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, रीज़न यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला दिया जो कि गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे एसोलेशन में होता फर्मेंटेशन वाला कि कैसे कोई चीज़ पफ अप होती है, तो जब हमारा ऑप्शन सही होता ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एसोलेशन दे रखा है इम्यूनाइजेशन
हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो इम्यूनाइजेशन होता है, मतलब हम जिसमें इम्यूनिटी में मिलती है, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करने, मतलब कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दैट इज ट्रू। रीज़न दे रखा है बिकॉज वो एक वीकेंड और किल्ड माइक्रोब का एक सॉल्यूशन होता है दैट एंटर्स इनटू द बॉडी टू ट्रिगर आवर इम्यूनिटी। दैट इज ट्रू। ऑप्शन दोनों इसके रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन की एसरेशन और रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन आपका ट्रू है फॉर एसरेशन। 15 क्वेश्चन दे रखा है हमें। एसरेशन ए, अ बल्ब लाइट्स अप व्हेन कनेक्टेड इन एन ओपन सर्किट। की एक बल्ब जो है वो लाइट होता है, बल्ब ग्लो करता है जब सर्किट आपका ओपन होता है। दैट्स इनकरेक्ट, क्योंकि सर्किट आपका ओपन नहीं होता, सर्किट क्लोज होता है। ओपन का मतलब क्या हुआ कि जो स्विच है वो ओपन है। ठीक है, आपको याद रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसको हम ओपन कहते हैं एंड इसको हम क्लोज कहते हैं। ठीक है, और स्विच ओपन, अगर आपको वो वाला जो मेन स्विच है, देखो ये सर्किट पूरा आपका क्लोज है। जब हम अपने फ़ैन का लेते हैं, जब हम फ़ैन के स्विच को ऑन करते हैं, तो हमारा सर्किट ऑफ हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जब भी हमारा पूरा बल्ब चलता है। तो ये चीज़ कह रहा है कि बल्ब अगर लाइट अप है तो क्यों क्यों है, बिकॉज ऑफ द ओपन सर्किट। नो, इट इज़ फॉल्स। क्यों हो, कब होगा, जब क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है ना कंप्लीट पाथ। दैट इज़ ट्रू, बट फर्स्ट एसेशन आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा इसके लिए आप डी ऑप्शन लोगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इसके लिए डी ऑप्शन आप लिख देना। ठीक है, सेक्शन भी देखता है, केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अ फार्मर डिसाइडेड टू स्टॉप यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर ऑन हिज फार्म। एक फार्मर ने सोचा, स्टॉप कर दिया, जस्ट वो अपने वो फार्म के अंदर, अपने खेत के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करता था, उसने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। इंस्टेड वो क्या करने लगा, कंपोस्ट यूज़ करने लगा, जो कि उसकी किचन की वेस्ट हुआ करते थे, ड्राई वेस्ट, मतलब मैन्योर बनाने लगता था, उसी को डालता था। एंड वो साथ ही में लेग्यूमिनस क्रॉप को भी उगाने लगता था। लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी, जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है आपका। इसके अंदर क्वेश्चन भी है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स लेग्यूमिनस प्लांट टू फिक्स नाइट्रोजन। ये राइजोबियम बैक्टीरिया आपका, इसका आंसर बी का ऑप्शन यहीं पे हो जाएगा। वैसे अभी पैराग्राफ पढ़ा नहीं है, बट हमें पता है कि लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये एक आपकी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ करता है। ठीक है, और ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लाइक पीज एंड पी, काउ पी, लेंटिल एंड क्लोवर सभी से करा। क्लोवर हम क्या कहते हैं, लॉन्ग को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा, आफ्टर फ्यू सीजन, कुछ सीजनों के बाद जो फार्मर ने सोचा कि सॉइल को फर्टाइल कर दिया जाए। नहीं, मतलब सॉरी, यहाँ पे दिया है फार्मर ने नोटिस करा कि जो हमारा सॉइल जो है ना, वो सॉइल हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो चुकी है। क्यों, बिकॉज ऑफ द मैन्योर एंड द लेग्यूमिनस क्रॉप एंड द प्लांट्स और इस फार्म वो बहुत ज़्यादा अच्छे उग रहे हैं विदाउट नीडिंग केमिकल फर्टिलाइजर। तो अब आंसर तो फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन किचन वेस्ट। तो बैक्टीरिया, हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट पर एक्ट करता है, कौन से होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, ऑप्शन बी है, क्वेश्चन बी है सॉरी, विच माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन प्लांट हमने कर लिया था। सी ऑप्शन देखते हैं, हाउ डज लेग्यूमिनस क्रॉप रिड्यूस द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। के लेग्यूमिनस क्रॉप कैसे नीड जो केमिकल फर्टिलाइजर कम करते हैं। सो आप लिखना, लेग्यूमिनस क्रॉप्स रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर because just a minute, यहाँ से लिखते हैं, leguminous crop reduce the need for chemical fertilizer because of the presence of rhizobium bacteria which can convert atmospheric nitrogen into a
यूजेबल फॉर्म। ठीक है। सो लेग्यूमिनस क्रॉप को केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा नीड क्यों नहीं होती है? सो उनके अंदर क्यों नीड नहीं होती? बिकॉज ऑफ द प्रेशंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेशंस होती है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ यूजेबल फॉर्म, जिसको प्लांट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप देख सकते हो फ्रॉम विच plant can easily use them. Utilize them. ठीक है। डी है हमारा, डू यू थिंक दिस मेथड इज गुड फॉर द एनवायरमेंट? ये अच्छा मेथड है। यस, बिल्कुल। तो आप लिखना यस, इट इज गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। यहाँ पे इजीली पूछा हुआ है फॉर आवर एनवायरमेंट। बिकॉज this reduces the use of chemical fertilizer, which also reduces the ये हम जब केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज़ करते हैं तो उसी की वजह से हमारा डैमेज जो है, द डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट में जो डैमेज हो रहा है सब कुछ, उसको भी कम करता है। ठीक है। 17 है यहाँ पे। 17 क्वेश्चन ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है कि रिया और उसका भाई जो है आरव, वो एक साइंस के स्कूल प्रोजेक्ट में गए थे। वो एक इलेक्ट्रिक करंट का बेस जो है उस पे अपना प्रोजेक्ट लेकर गए थे जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। सो दे यूज़, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक आयरन लिया था। ठीक है। उन्होंने बाद में नोटिस करा कि जब उन्होंने सर्किट को क्लोज कर दिया और स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, जब उन्होंने प्लग इन करा तो जो वायर है वो हॉट हो गया था, गर्म हो गया था। दे ऑब्जर्व दैट द कॉइल इनसाइड द आयरन, जो आयरन के अंदर जो कॉइल है वो भी क्या हो रहा था, इट इज़ ग्लोइंग रेड वेन इन यूज। जब उसको यूज़ करा जाता है स्पेशली एट हाई टेम्परेचर, जब ज़्यादा हो रहा था तो ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर पर वो ग्लो कर रहा था, जब ज़्यादा करंट उस पर जा रहा था। So further, they would copper wire around an iron nail and connected it to battery. उन्होंने कॉपर वायर से कनेक्ट जो कर रखा था आयरन नेल को, उन्होंने उस चीज़ को बैटरी से कनेक्ट करा। उन्होंने देखा कि जब स्विच को ऑन करा गया तो जो नेल है उसने स्मॉल पेन्स को अट्रैक्ट किया, और स्विच ऑफ करा तो नेल्स गिर गए नीचे, स्मॉल पेन्स जो थे। So they also noticed that this system stopped working when they used an old battery. उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ओल्ड बैटरी यूज़ करी इंस्टेड ऑफ न्यू बैटरी, वो सिस्टम थोड़ी देर बाद काम करना बंद हो गया। एंड द कॉइल इनसाइड द आयरन गॉट्स ओवर हीटेड, और जो कॉइल थी आयरन के अंदर वो ओवर हीट हो गई थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तक नहीं चल सकी। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। सो व्हाट कॉजेज द इलेक्ट्रिक आयरन टू बिकम हॉट व्हेन कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स? क्या चीज़ कॉज करती है इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म बनने के लिए? नेम द इफेक्ट इन्वॉल्व। तो कौन सा इफेक्ट है? तो हम जानते हैं हीटिंग इफेक्ट है, आप लिख देना हीटिंग इफेक्ट। इसके थ्रू क्या कॉज हो सकता है? मेल्टिंग कॉज हो सकती है। या व्हाट कॉजेज आयरन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट कॉजेज द इलेक्ट्रिक आयरन टू बिकम हॉट व्हेन कनेक्टेड इन अ करंट सोर्स? सो हीटिंग इफेक्ट ही आप लिख देना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, व्हाई डिड द आयरन नेल इन द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट अट्रैक्टिंग स्मॉल पेन्स व्हेन द स्विच वाज ऑन? जब ऑन था तो आयरन नेल अट्रैक्ट कर स्मॉल पेन्स को बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। आप पूरा मतलब फोर्स, सॉरी इफेक्ट, आप सीधा आंसर मत लिखना, थोड़ा सेंटेंस फॉर्म करना। दैट by the help of magnetic effect the iron nail in the experiment start attracting small pins when switch was turned on. Okay, ये पूरा लिख देना। इसका थर्ड पार्ट है, why did the system stops working when they used an old battery? तो यहाँ से लिखा system stopped working when they used an old battery because the old battery
बिकॉज द ओल्ड बैटरी कंटेन्स लेस रेसिस्टेंस, या करंट भी लिख सकते हो, ठीक है। कम रेसिस्टेंस मतलब कम ऑपोजिशन वाला, मतलब कम हीटिंग इफेक्ट हो रही है, उसी वजह से ओल्ड बैटरी भी कम हीट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। सेक्शन सी पर मूव होते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो तो। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इनसाइड योर गट, तो बैक्टीरिया हम जानते हैं, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, तो ईस्ट हम जानते हैं विद बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। क्वेश्चन 19 में मूव होता है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, में से हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को फाइंड आउट करना है। तो टाइफाइड आपका कम्युनिकेबल डिजीज होता है, अस्थमा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मैलाइसिस आपका कम्युनिकेबल डिजीज होता है। 20th क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी केप्ट व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जब हम लेते तो कौन से लेने चाहिए। 2 मार्क्स का था, 2 सेंटेंस लिखना। दैट वी शुड complete the course prescribed by a doctor, डॉक्टर के सलाह पर हमें कोर्स को कंप्लीट भी करना है। सेकेंड वन आप लिख सकते हैं डोंट कंज्यूम इट अननेसेसरी, किसी हमें अननेसेसरी नहीं कंज्यूम करना। अगर हमने अननेसेसरी कंज्यूम करा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम होंगे, जो कि हमें इवन डेथ भी कॉज कर सकते हैं। सो इट अननेसेसरी आप लिखना, अननेसेसरी, ठीक है। क्वेश्चन 21 था फिल इन द ब्लैंक्स, सोल्यूशन यूज्ड इन वोल्टिक सेल, जो वोल्टिक सेल का सोल्यूशन यूज होता है उसको क्या कहते हैं। एबीएनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है, इसका आंसर आप लिखना इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड है हेयर ड्रायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम होता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है और में ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल का वो एक लेबल डायग्राम को बनाना है। सो हम जानते हैं कि वोल्टिक सेल का लेबल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आपके एग्जाम में आएगा। तो हमें एक बीकर बनाना होता है, हम जानते हैं, तो उसको मैं थोड़ा ब्लैक पेन से बना लेती हूँ या रेड पेन से बना लेती हूँ। तो हमारा एक ग्लास कंटेनर हुआ, बीकर हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट देखा, तो मैं पूरा आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। आप में सब चीज़ मेंशन कर दी कि पहले तो हमारा ग्लास कंटेनर है, उसके बाद ये जो 2 रॉड्स हैं इसको हम इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2 कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारे लैंप दिख रहा है इसको हम इलेक्ट्रिक लैंप कहते हैं। उसके बाद हमने जो वायर कनेक्ट करा उसको हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल जानते हैं। एक भी कलेक्ट जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। उसके बाद जो लिक्विड हमने शो करा है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। हमारा पूरा डायग्राम हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 20 है मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद द दोज आइटम्स इन कॉलम बी, हमें मैचिंग करनी है। कॉलम ए है, कॉलम बी है, तो हम जानते हैं वोल्टिक सेल आपका केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक आयरन हमारा हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। नाइक्रोम वायर आपका इलेक्ट्रिक हीटर के लिए बहुत अच्छा सूटेड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। तो हमारे मैचिंग भी कंप्लीट होते हैं। सेक्शन डी पर आते हैं। ड्रॉ साइकोमेट्रिक डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल, एनिमल सेल प्लांट सेल पर एक हमें ड्राइंग बनानी है। उसके बाद और में भी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन 23 को करते हैं। ये हमारा एनिमल सेल हो गया, ठीक है। एनिमल सेल है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब वैसे चीज़ें जो आपको भी पढ़ाया नहीं गया। लाइजोम्स हो गए हमारे, राइबोसोम्स हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी आई थिंक आपकी सब चीज़ें हैं। तो हम जानते हैं कि एनिमल सेल के अंदर एक तो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसका जो अंदर का जो मेम्ब्रेन्स होता है डीएनए को हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। हम जानते हैं इसका सेल वॉल हो गया, क्योंकि हम एनिमल सेल के बाद एक सेकेंड जस्ट मिनट, ये गलत दे रखा है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये बीच वाला जेनेटिक स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस होता है। देन हमारा क्लोरोप्लास्ट भी होता है, यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में गिवन है क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो हमारा एनिमल सेल हो गया। अब हम प्लांट सेल पर, सॉरी एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा आपका, ठीक है। लेट्स मूव ऑन प्लांट सेल। हमारा
प्लांट सेल हो गया, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर हमारा जो चीज़ आपको पढ़ा दी हो आप समझो। प्लांट सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके अंदर के डीएनए को भी हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि पावर हाउस होते हैं। इन्हीं के अंदर वैक्यूल भी होता है, लार्ज कंटेनर में पढ़ा था चैप्टर 2 में। क्लोरोप्लास्ट भी होता है एंड हमारा ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म, बीच का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। तो हमारा प्लांट सेल हो जाता है ये पूरा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका और में क्वेश्चन है, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम करते हैं पूरा कंप्लीट। सो एनिमल सेल के अंदर क्या क्या आएगा पहले मैं आपको बता देती हूँ। एनिमल सेल के अंदर हमारा एक तो सेल मेम्ब्रेन आएगा, देन हमारा साइटोप्लाज्म आप लिख लो, ठीक है। इन दोनों को मैं आपको ए से डिनोट कर रही हूँ, ए फॉर एनिमल सेल। उसके बाद कॉमन टू ऑल द थी छोड़कर हम पहले बैक्टीरिया सेल देखते हैं। बैक्टीरिया सेल के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। एंड इसके अंदर हम सेल वॉल ले लेते हैं, ये हमारा बैक्टीरिया के लिए हो गया। उसके बाद प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर हमारा सेल वॉल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। उसको हमने क्या ले लिया, पी के लिए ले लिया। और कॉमन 3 के लिए न्यूक्लियस, जिस पर टिक मारी हो वो कॉमन 3 के लिए होगा न्यूक्लियस, ठीक है। देन हमारा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारे मेन हो गए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी पूरी कॉमन होती हैं, कॉमन से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 24 है, नेम वन हार्मफुल लाइफस्टाइल हैबिट दैट कैन लीड टू डिजीज। तो आप लिख सकते हो हार्मफुल लाइफस्टाइल लिखनी है, हैबिट लिखनी है तो ईटिंग टू मच जंक फूड। इसके थ्रू हमें क्या कॉज होता है, ओबेसिटी होती है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है नेम वन मेंटल हेल्थ। तो आप यहाँ पे योगा लिख सकते हैं जो कि हमारे वेलबींग को सपोर्ट करती है। थर्ड पार्ट देखते हैं, वाई इज़ पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। पर्सनल हाइजीन हमारे मेंटेनिंग हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो आप लिखना पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ बिकॉज इट रिड्यूसेस द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ये चीज़ के स्प्रेड को कम करती है, क्या आपकी पर्सनल हाइजीन्स, ठीक है। 25th क्वेश्चन है, व्हाट इज वैक्सीनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन क्या होता है। तो पहले इसका आंसर रहता है कि एक डेड और वीकेंड पैथोजन solution which is injected into the body to fight against diseases। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो बाई फॉर्मिंग एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद है हाउ डज इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज। कैसे हेल्प करती है, तो आप लिखना बाई क्रिएटिंग memory of immune system to fight against real disease, ठीक है। सो यहाँ पे देखा 25th में कि हम पूछा था कि तो वैक्सीन बताओ, वैक्सीनेशन ने बताया। उसके बाद पूछा कैसे हेल्प करते, तो भाई वो क्या करता है, एक मेमोरी क्रिएट करता है या इम्यूनिटी को बढ़ाता है ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि फाइट करता है अगेंस्ट डिजीजेस जो कि रियल में आ जाता है, ठीक है। वो तो डेड पता नहीं था, ये हार्मफुल वाला है। उसी के अंदर है नेम वन डिजीज दैट हैज़ बीन एक्टेड बाय मास वैक्सीनेशन। इसके थ्रू हम एक वैक्सीन बताएं जिसके थ्रू हमारा एक डिजीज़ बंद हुआ हो। तो हमारा हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स कहते हैं उससे, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक है। 26 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेट इफेक्ट। कैसे डिस्कवर करा मैग्नेट इफेक्ट, हम जानते हैं किसने करा था, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड,
दैट हैंस क्रिश्चियन ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर करा था. लिस्ट वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो आप लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing इन द सर्किट. ठीक है, कि जो अमाउंट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो इफेक्ट करता है कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो सकता है. ठीक है, 27th क्वेश्चन देखते हैं. दैट वाई इज ड्राई सेल कॉल्ड ड्राई सेल. बहुत इंपॉर्टेंट कि ड्राई सेल को ड्राई सेल क्यों कहते हैं. बिकॉज इसके अंदर बिकॉज इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट in the form of paste thick structure. कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट लाइक में होता है. ठीक है, इसी में सेकंड है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल और थर्ड में नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर होता है ड्राई सेल में. तो कार्बन रॉड पर होता है, हम जानते हैं. कार्बन कैप लिख देना. नेगेटिव टर्मिनल आपके जिंक कंटेनर में होता है. ठीक है, उसके बाद सेक्शन ई पर मूव होते हैं. 28th क्वेश्चन जो कि लास्ट सेक्शन है हमारा ई. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. नेम वन डिवाइस दैट यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट. एंड हमें एक्टिविटी भी बतानी है जिसके थ्रू जो कि हम घर पे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं. ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है. ठीक है, मैं आपको उससे और ही बता देती हूँ कि हमें क्या करना है. एक आयरन नील लेनी है. आयरन नील को हमें रैप करना है इनटू एन इंसुलेटेड वायर. उस इंसुलेटेड वायर से कॉइल कर देना है, रैप कर देना. उसके बाद उसके जो दो एंड्स होंगे, हमने पढ़ा है ना, ये हमारे आयरन नील है, इसके अंदर रैप करा, कॉइल करा. इसके जो दो एंड्स होंगे वायर के उसको हमने बैटरी से कनेक्ट करा. ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमने इसके पास जब आयरन नील्स रखे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे जो कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बताता है. तो आप इसी को लिख देना. ठीक है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है. वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. तो अ कॉइल कैरिंग वायर, अ कॉइल कैरिंग करंट, अ कॉइल वायर लिख दो आप है. अ कॉइल वायर कैरिंग करंट, इलेक्ट्रिक करंट which attracts magnetic material. कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. एक कॉइल होता है वायर का जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है. हमें डिवाइस बताना है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पर काम करता है. तो हमें यहाँ पे सिंपल हमें पता है इलेक्ट्रिक बेल करता है. ठीक है, क्वेश्चन 28 है. एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है. क्वेश्चन से चैप्टर सेकेंड से है, हमें पता है. और उन ऑर्गेनाइजेशन के ईच एग्जांपल्स देने हैं. तो सेल होता है पहले, टिश्यू, देन हमारा ऑर्गन. इसको थोड़ा मैं वैसे लिख देती हूँ. सेल, टिश्यू, ऑर्गन, organ system and then organism. तो सेल्स के लिए आप ब्लड सेल्स ले सकते हो एग्जाम्पल में. टिश्यूज़ के लिए आप मसल सेल्स, मसल टिश्यूज़ ले सकते हो. इन स्टमक, जो कि स्टमक के अंदर होती हैं. ऑर्गन आप स्टमक ले लो, ऑर्गन सिस्टम और डायलिसिस सिस्टम ले लो. ठीक है, हमने एग्जांपल्स दे लिए ईच के. एंड ऑर्गेनिज्म आप ह्यूमन दे दो. ओके, इसमें और है, और में क्वेश्चन है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बोथ फ्रेंड एंड फो. हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड और फो भी कहते हैं. फो मतलब एनिमी, वो वाला एनिमी नहीं है, दुश्मन वाला एनिमी. ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द टू एग्जांपल्स ऑफ ईच वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल एंड व्हेन वेयर दे आर हार्मफुल. कब वो हार्मफुल होते हैं, कब यूजफुल होते हैं, विद टू एग्जांपल्स ऑफ ईच. तो मैं इसको पूरा लिख के दिखा देती हूँ आपको.
इससे टाइम थोड़ा कम यूज हो जाएगा हमारा। यहाँ से लिखना दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल एंड वेयर दे कैन बी हार्मफुल व्हेन, वाइल लिखना आप इसकी जगह यूजफुल के बाद वाइल दे कैन बी हार्मफुल, इतना सेंटेंस लिखने के बाद हमें लिखना है microorganisms are useful while they can be harmful as microbes also helps in फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, in nitrogen fixation, and medicines में medicination producers, ठीक है, which shows that they are also our friends, but some of them can cause us harmful diseases, which shows us that they can be for too. तो यहाँ पे पहले आपको लिखना था माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल वेयर दे कैन बी ऑल्सो हार्मफुल बिकॉज माइक्रोब्स ऑल्सो हेल्प्स इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब हमारे फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेडिसिनेशन में भी हेल्प करते हैं, बट कुछ हमें डिजीज़ भी कॉज करते हैं जो कि बताते हैं दैट दे कैन बी हार्मफुल टू एंड दे कैन बी यूजफुल टू। ठीक है, 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडे सेशन, एट व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? तो कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज पहले कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज disease which caused by pathogens spreading from one another। आपको थोड़ा पढ़ के बता देते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दैट कम्युनिकेबल डिजीज़ हम जानते हैं वो डिजीज़ होती हैं जो कि पैथोजेंस के थ्रू कॉज होती हैं बाय स्प्रेडिंग फ्रॉम वन अनदर, दूसरे से फैलते हुए पैथोजेंस के द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। नेम वन डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरियम। एक प्रोटोजोआ से बता दो, प्रोटोजोआ से हमने पढ़ा है मलेरिया होता है, एंड बैक्टीरिया सैप्टिकोक्लोरेरा, टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस दोनों लिख सकते हो। इसी में है लिस्ट 2 वेज इन विच कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड, जिसके थ्रू स्प्रेड होती हैं। सो फर्स्ट हमारा कंटामिनेटेड वाटर, सेकेंड में कंटामिनेटेड फूड लिख दो। एंड सजेस्ट 2 प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट स्प्रेड। सो प्रिवेंटेशंस हमारी क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी, पहली हो जाएगी दैट अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट को अवॉइड करो एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। ठीक है, कि पहले तो हमसे पूछ रहा कि कैसे कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती हैं। सो बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड। प्रिवेंटेशन बताना है तो हमें क्लोज कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना चाहिए और हमें अपने हैंड्स को हमेशा वॉश करना चाहिए। ठीक है, so that's for today's video. If you like my channel so please subscribe to it and share to your friends. ये हमारा सैम्पल पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। आई होप आपने देखा होगा, से पूरा वॉच अच्छा करा होगा, तो पूरा करा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टुडे सेशन एंड आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन below. Thank you.